एक आदमी को वहम हो गया, उसको वहम ये हो गया कि मेरे घर के नीचे खजाना दबा हुआ है। अब वो पूरा दिन ये सोचता रहे कि किस दिन मैं घर की बुनियादों को खोद दूं और यहां जो दबा हुआ खजाना है उसको निकाल लूं। सुबह शाम सोचता रहे, घर वाले कभी बाहर जाएं मैं कर लूं। अच्छा, घबराए भी कि अगर बाहर से मजदूर लेकर आ गया और खुदाई की और खजाना निकल आया तो फिर कहीं मजदूर ही वो खजाना लेकर ना चले जाएं। हैं, रात को सोए ना जागे, यार मैं क्या कर रहा हूं। मिला भी कुछ नहीं है, खाली जहन में ही बस खजाना मिल गया, खजाना मिल गया। जहन में सोच रहा मेरे घर के नीचे खजाना, मेरे घर के नीचे खजाना। ठीक है, पूरी पूरी रात नहीं सोए। सही है, बोले भाई मैं इस खजाने की हिफाजत करूंगा, कोई इसे ले नहीं जाए। ठीक है, और घर जब छोड़ के जाए पीछे होंका लगा रहे, यार घर में खजाना है कोई निकाल ना ले। मिला कुछ नहीं है, खाली बस ऐसे ही। ठीक है, तो अब जहन अगर बंदे का बन जाए, वहमी हो, वहमी लोग होते हैं ना, वो ख्वार हो जाते हैं अपनी सारी जिंदगी ना, वहम वहम में ही ख्वार हो जाते हैं। तो वहम लग गया, परेशान परेशान घूमे, परेशान परेशान घूमे। अच्छा, बस यही स्टोरी थी और क्या? आप क्या सोच रहे थे? क्या मैं कोई आपको क्या कहानी सुनाऊंगा? क्या मेरा नाम फाद मुस्तफ़ा है? क्या मैं गाने सुनाऊंगा, तोहफे दूंगा? बस इतना ही था। अच्छा, इसी से गैर मुतल्लिका एक कहानी ये, इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो बात मैंने बताई। सोना मिल गया, सोना मिल गया, सोना मिल गया, पाकिस्तान में सोना मिल गया, डिस्को डांस। रोजे में डांस करने से रोजा टूट तो नहीं जाता? खैर एनीवे, बहुत नाचे हम, बहुत नाचे, बड़ा मजा आया, यकीन करो। पहले जो खजाना निकला था वो मिला था सैंड डिक में। आपको पता होगा, एक हमारे यहाँ कान है, उसका नाम है सैंड डिक। तो बहुत जनाब उस पर नाच गाना किया ये वो, लेकिन अब निकालने का तरीका नहीं आया। ये पहुंचे वहां पे, खुदा लेके, हाथ में बेलचे लेके, सोना लेके घर जाएंगे। हैं, अमरू अय्यार की बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी ना, इंग्लिश तो समझ आती नहीं, उर्दू समझ आती है, उर्दू में तो अमरू अय्यार ही आती थी। ठीक है, ये कौम दो ही चीज बन सकती है, या डॉक्टर कामरान सीरीज या जो है वो अमरू अय्यार। तो अमरू अय्यार की तरह अब ये समझे अंगूठियां पड़ी होंगी, सब जमा करके ले जाएंगे। वहां गए तो देखा चटियल मैदान, जमीन पहाड़ खत्म। अब इसको निकाले कौन? उसके लिए चीनी बाबू लेकर आए। चीनी बाबुओं ने कहा बेटा इसके लिए थोड़ा काम भी आना चाहिए। काम अपन को आता नहीं था, बुरा ना मानना, थोड़ा अवामी स्टाइल है, दवाई खाई नहीं, रोजे में कैसे खा सकते हैं। तो अब बात यह है कि वो सोना वोना हमें तो मिला नहीं, वो लोग लेकर चले गए सारे। हम जो है यहाँ पर खाली नाचते रहे, सोना मिल गया, सोना मिल गया, सोना मिल गया, ये ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक और कहानी नहीं निकाली, रिकॉर्ड डिक निकल आया, सोना निकल आया, सोना निकल आया। यार हमको तो मिला नहीं। खुदा की कसम, कौम के हालात ऐसे हैं कि अगर मैं अभी सड़क पर निकलकर मुफ्त बिरयानी बांटना शुरू कर दूं, यकीन करो 1000 ट्रक खाली हो जाएंगे, कौम खाली नहीं होगी। और साथ में बोलूं भी कि ये सदके का है भाई, सदके का है, मेरी आफत तेरे पे आए, फिर भी लोग कहेंगे सीने की डाल भाई बोटी, सीने की डाल, मैं सीने की खाता हूं। मजाक के लिए बता रहा हूं, क्या हो गया, क्यों छुप रहे हो अंकल? आपने तो कल मस्जिद के बाद डब्बा उठाया, आप ऐसे ही यूं कर रहे हैं, आप पकड़ में आ गए हैं, मैंने देख लिया आपको। बेगम के पहलू में नहीं छुपे, आपने कल मस्जिद में डब्बा चुराया। आगे बढ़े, रिकॉर्डिक। अब रिकॉर्डिक के अंदर जनाब अरबों डॉलर का सोना, अवाम कंगली भिखारी सड़कों पे घूम रही परेशान। सब बुरा ना मानना, थोड़े थोड़े टिचकर मारूंगा, ज्यादा नहीं। मुझे बुजुर्ग ने कहा था कि प्रो टीवी पे सच बोलोगे, और वैसे भी रोजे की कैफियत में झूठ बोलने वाला, उसने तो रोजा तोड़ दिया। वो दिखाते हैं ना क्लिप सोशल मीडिया पर, ये गैस पानी का पी लो, रोजा तोड़ दो, 2 लाख रुपए देंगे। तो तब तो वो आदमी कहता नहीं 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 नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगा। तो बेटा झूठ बोलने से भी टूट जाएगा, झूठ बोलने से भी टूट जाएगा। खैर एनीवे, आप लोगों को क्या समझ में आएगा, आप तो एलईडी के दौर में ट्यूबलाइट है। यहां पर मेरे साथ बहुत अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अतीकुर रहमान साहब, जो कि माशी तज्जियाकार भी हैं, चीज़ों पर बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं। इनको मैं बताना चाहूँगा, मुबारक देना चाहूँगा कि ज़रा ईद हो जाए, उसके बाद फिर मैं दोबारा नाच गाना शुरू करूँगा। सऊदी अरब वालों ने, शेखों ने, या शेख इधर तो देख, $1 अरब देने का इरादा किया है, और रिकॉर्डिंग के अंदर शायद वो लगा भी देंगे। वैसे कंपनी हम किसी और को दे चुके हैं। तो इस बात की मुबारकबाद के साथ शो शुरू करना चाहता हूँ। अगर कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो भूल जाए। जी बहुत शुक्रिया अली, मज़ेदार बातें तो आप करते हैं। जी जी। ऑन अ सीरियस नोट,
आप बात कर रहे थे अभी सैंडेक की और बात कर रहे थे रेकोडिक की, और ऐसे बहुत सारे मंसूबे अल्लाह की दी हुई बेपनाह नेमतें हमारे यहाँ। सारी बात यह है कि जब इसके डेप्थ में जाते हैं और सीरियसली इसको लेते हैं तो स्ट्रेसफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक और वो मेरे ये है कि जियोलॉजिकल सर्वेज जो हैं उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रहा है हमें ज़रूर। देखिए बात सारी यही है कि अगर हम अपने जियोलॉजिकल सर्वेस को सही तरीके पे कर लेते, इसकी सारी टोपोग्राफीज़ और उसकी जोग्राफीज़ को आपस में इकट्ठा कर लेते और एक्सपर्ट्स के थ्रू शुरू में इस पे काम करते, कहते हैं किया है काम ठीक है, लेकिन देखिए पॉवर्टी लाइन से बिलो जा रहे हैं कौम। अगर हमारे पास इतनी नेमतें अल्लाह की तो हम उसको क्यों नहीं एक्सकवेट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कितने जल्दी कर सकते हैं उसको करें, ताकि जो हमारे पे कर्ज़ों के बोझ चढ़े हैं वो उतर जाएं और हम मज़ीद कर्जा ना लें और अपनी मईशत को चढ़ाएं और फिस्कल डेफिसिट। कहाँ हमें यही था, कहाँ हमें यही गया था आज से 15 साल पहले माजरत के साथ कि हमारे मुल्क के सारे कर्जे उतर गए। शायद आपको याद हो, नहीं याद हो। देखिए ये सारी बातें हम हर वक्त अपने प्रोग्रामों में करते रहते हैं। ऑन अ सीरियस नोट में हमेशा एक बात कहूँगा कि मुझे समझ नहीं आती कि हमेशा शॉर्टफॉल्स टैक्स के क्यों रहते हैं और उसको फुटिंग एक आम आदमी को करनी पड़ती है, उसके बिल्स की फुटिंग, यानी शॉर्टफॉल्स की जो फुटिंग है वो एक आम आदमी को करनी पड़ती है। एक छोटा सा तज्जिया है मेरे पास, अगर इस पर आप एग्री करें तो मैं देख कर आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो प्रॉब्लम आया तो हमने तकरीबन उसकी बाइंग और सेलिंग में 2.54 ट्रिलियन रुपीस खर्च करती है। इसके साथ आगे चलते हैं कि वीट की खरीदारी, गंदम की खरीदारी और बेचने नहीं, में एक सेकंड रुके जरा, मैं हजम कर लूँ। 2 पॉइंट कितने बताए आपने? 4 ट्रिलियन 2.4 ट्रिलियन हमने खाली पावर सेक्टर की लेन देन में खर्च करते हैं। क्या ये गरीब कौम ये सब बर्दाश्त कर सकती है? इससे आगे चलते हैं कि जो गंदम की खरीदारी है उसमें कोई 900 बिलियन रुपए हम बेचने खरीदने में ख़त्म कर चुके हैं। 900 अरब रुपए। जी हाँ। एयरलाइन के टिकटों पे हमने कम से कम 830 बिलियन पिछले दिनों खर्च कर चुके हैं। 600 बिलियन। नहीं, एक मिनट, इतनी जल्दी नहीं जाए आप। एक आपका पॉइंट इतना भारी है। कितने बताए आपने एयरलाइन के टिकट? 830 बिलियन। ये गरीब मुल्क पाकिस्तान। जी अच्छा। इसके अलावा आप आगे वेरी गुड जी। नहीं, नेकी के काम के लिए गए थे ना, नेकी का। जी आप स्टील की बाइंग सेलिंग में 600 बिलियन माजी में खर्च कर चुके हैं। इसी तरह नेचुरल गैस की डिस्ट्रीब्यूशन में तकरीबन 500 बिलियन रुपए खर्च कर चुके हैं और पीएनएससी की लॉस में आपने 100 बिलियन रुपए खर्च कर चुके हैं। ये सारी लॉसेज हैं जो हम कर चुके हैं। खाली पीएनएससी की? जी मैंने ये पीएनएससी इतनी लॉस मेकिंग एंटिटी नहीं है, इसलिए ये छोटा सा फिगर आपके सामने आ रहा है। आगे चलते हैं। नहीं, छोटा सा कहाँ से हो गया? फिर भी जो फिगर्स मैं दे रहा हूँ उसके हिसाब से तो कंपैरिजन करें तो एक छोटा सा है। फिगर्स तो मेरी ट्रिलियन और बिलियंस पे बात कर रही है। मैं कुर्सी हिल रही थी, मैं सोचा पता नहीं क्यों और मेरे बिलियंस जो हिसाब किताब के हैं उसमें वो ट्रिलियंस के करीब ही करीब पड़ते हैं। वो बेशक बिलियंस में आ रहे हो, लेकिन 900 बिलियन का मतलब है 1 ट्रिलियन से सिर्फ 100 बिलियन कम है। तो इसके अलावा तो एक और थोड़ा सा कि पाकिस्तान पोस्ट एंड लॉजिस्टिक्स में हम 500 बिलियन खर्च कर चुके हैं। इसके अलावा कॉटन की खरीदारी और बेचने में हम तकरीबन एक जरा इस्लाह कर दूं आपको, पाकिस्तान पोस्ट से हम उकता चुके हैं। अब हम सोच रहे हैं कि इससे जान छुड़ाएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगली दफा नहीं होगा ये, आपको बता रहा हूँ, अगली दफा नहीं होगा ये। इसके अलावा आप देखिए, मैं आखिरी 2 फिगर दे रहा हूँ कि कॉटन की बाइंग और सेलिंग में 200 बिलियन हम लॉस कर चुके हैं और इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र है उसकी बाइंग सेलिंग में हम 150 बिलियन। ये सारी लॉसेस को आप एक्यूमुलेट करें तो ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस में होती हैं। जी। और फिर आपकी रेवेन्यू शॉर्टफॉल आती है और ये सारी की सारी फुटिंग एक आम आदमी पे एक। लेकिन ये जो बातें इन्होंने बताई, ये अहमियत तलब इसलिए है क्योंकि ये एक्सपेंस साइड है, जिसके माने ये हैं कि ये कलेक्शन साइड की चीज़ें नहीं हैं, ये अखराजात हैं और जिनको मैनेज किया जा सकता है। नाजरीन, ये तो बड़ा अहम नुक्ता पकड़ लिया अतीकुर रहमान साहब ने, जब इन्होंने अखराजात का जो हम अपने तय समझते हैं कि भाई हम रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने ब्रेक डाउन दिया है, मतलब आई थिंक कि बड़ी टेक्टफुली इन्होंने दिया है, वो यही सोच के दिया है कि हम उसको ज़रा डाइजेस्ट करने में टाइम लगे, हमें समझ में आया कि हम लोग कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। मतलब ये पैसे जो बहुत सारे, आई वुड नॉट से सारा वेस्टफुल होगा, लेकिन जो इसमें वेस्टफुल एक्सपेंस है वो इस मुल्क की एजुकेशन पे स्पेंड हो सकता है, इस मुल्क की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड हो सकता है। आप काफ़ी काम भी करते रहते हैं इस शोबे में, फिलैंथ्रोपी के अंदर और नेकोकारी के जो काम होते हैं। मैं कम टी पर डिस्कस करता हूँ, लेकिन रमज़ान के महीने में ज़रूर डिस्कस करूँ। उसकी वजह ये, आप इजाज़त दें थोड़ा सा मैं इसके ऊपर। देखें, ये कॉरपोरेशंस तो CSR के नाम से करती हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बेसिकली इसको मैं कहता हूँ खाना पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एम ये होता है कि दे आर ऑलरेडी अर्निंग एक्सॉर्बिटेंट प्रॉफिट्स फ्रॉम पाकिस्तानी मार्केट।
वी आर 250 मिलियन पीपल पॉपुलेशन और वी विल बी। इनको ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं और एक बहुत मिनिस्कुअल अमाउंट सर ये CSR में स्पेंड करते हैं विद ऑल टू। And they have been benefited by tax in CSR. नहीं, इसको क्लियर करें ना आप, देखें दे हैव वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन एशिया, येट स्पेंडिंग ये लोग करते हैं CSR, 1 रुपया खर्च करते हैं 100 रुपया बताते हैं। मैं थोड़ा क्लैरिफाई जी क्लैरिफाई पहले वो बात कंप्लीट कर लें। कर लें। एक्सपेंसेस की ये जो डिटेल आपको दी, ये हमारे पूरे माजी की एक कहानी है। जी जी, मतलब ये 1-2 दिन, ये 4 साल की कहानी नहीं है। ये मैंने एक छोटा सा जो खाका पेश किया, ये समझे आप 10-20 साल की पुरानी कहानी है हमारी। सिर्फ बताने का मकसद ये था कि हम लोग हर वक्त शॉर्टफॉल्स की रेवेन्यू की बात कर रहे होते हैं, फिर लोन्स ले रहे होते हैं, बोरिंग कर रहे होते हैं। बोरिंग में बड़ा दिल ख़राब होता है कि इतनी बड़ी मैसिव किस्म की एक्सटेंसिव बोरिंग्स हो रही होती हैं और उस पर हम बड़ा हैवी इंटरेस्ट भी पे कर रहे होते हैं। जी। अच्छा, ये सारा का सारा जो फुटिंग है और इसकी बिलिंग है, ये एक आम आदमी पे, बिजनेसमैन पे या जो भी टैक्स देता है उस पर आती है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर इन एक्सपेंसेस को देखा जाए, अगर कम करा जाए, हमेशा आपने भी बात की है, मैंने भी की है और हर जगह यही बात होती है कि हमें एक ऑन सीरियस नोट है, वक्त ऐसा आ गया हमारे पास ऐसी टर्मोइल आ गई है, एक ऐसी एंग्जाइटी आ गई है इकोनॉमिक की कि हमें अपने एक्सपेंसेस पे नज़रसानी करनी चाहिए और वाकई सादगी को अपना लेना चाहिए। तो ये एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। एक्सपेंसेस कम करने के लिए जो सबसे बड़ी अहम बात मैं करना चाह रहा हूँ ये कि हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ देखना चाहिए। ये जो भी अदारे हैं, जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, वो जितने जल्दी हो सके तो एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ बन जाए, ताकि इसका जो डायरेक्ट बोझ एक टैक्स पेयर पे पड़ रहा है ना, उसकी कमर टूट गई है टैक्स पे कर करके। एक तरफ तो उस पर बिलिंग्स की फुटिंग है, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्सेस तो उसने लामहौला देना है, और मेरी बात समझने की कोशिश करें, फिर उस पर एक डायरेक्ट टैक्स का भी बोझ है। नहीं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में मसला ये आ रहा है कि बिक नहीं रहा ये माल हमारा। एक बात आप बंद कर दो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि आप बंद कर दो, बेचो नहीं। अगर आप बंद भी कर दोगे तो लॉसेस कम हो जाएंगे। ये दूसरा सब्जेक्ट है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि आप बेच नहीं सक रहे हो, आपका माल नहीं बिक रहा, तो आप कम से कम PIA की कीमत नहीं मिली पाकिस्तान, तो उसको मानना पड़ेगा ये बात। जो भी है, मैं किसी अदारे का नाम नहीं लेता, अगर वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा या एट पार भी नहीं है, तो आप कम से कम उन लॉसेस से, जो बिलियंस की लॉसेस है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि सैंडेक, रिक्विडेक जैसे बड़े अजीम मंसूबे जो पाकिस्तान की ज़िंदगी बनाने में बड़ा माविन किरदार अदा करेंगे, हमें गुर्बत से निकालने में बड़ा माविन किरदार अदा करेंगे, वो जब करेंगे तब करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें उन बोझों से निकलना है जिसको हम एक्सपेंडिचर्स का बोझ कहते हैं। मेरा कहना मानना ये है कि माजी की अगर हम कहानी लेके चलें तो आज तक हम एक्सपेंडिचर्स के तहत बोझ तले पड़े रहे और उसका डोमिनेंस क्या हुआ कि हम बिलो पॉवर्टी लेवल चले गए और हमने बेइंतहा बात किया। बात आते हैं CSR की तरफ, आपने बात की और वो पॉवर्टी से रिलेटेड है। देखिए, बात यह है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिविलेज है, एक अपॉर्चुनिटी है कॉर्पोरेट्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जिसका इनको एक बेनिफिट भी मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो जितना हो सके CSR करें, लेकिन CSR के साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग में एक चीज़ आई है, चैरिटी। उस चैरिटी को उनको डिस्बर्स जितने जल्दी हो सके करना होता है, वो भी फिलैंथ्रोपी का एक हिस्सा होती है। वो CSR की तरह वो चैरिटी भी डिस्बर्स हो जाती है एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के ऊपर। फिर एक नया चीज़ आया, आप देखें कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट ना तो CSR को देख रही है, ना वो चैरिटी को देख रही है। उसका एक नया आ रहा है इम्पैक्ट फंड। ये इम्पैक्ट फंड के बारे में लोगों को पता नहीं है, इस पर स्टडी हो रही है और मैं काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक थोड़ा सा फिलैंथ्रोपी से भी है। तो इम्पैक्ट फंड्स जो होते हैं, उसका ये है कि आपने क्या कमाया, आपको थोड़ा पैसा उसमें से अलग करके आपको फॉर द जनरॉसिटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, आपको वो कंट्रीब्यूशन देना है, क्योंकि उस सोसाइटी से आपने हासिल किया, मुनाफा कमाया, उसका एक हिस्सा देना। तो बात सारी आपकी CSR पे आ गई। मैं क्लियर करके बात खत्म करता हूँ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स, जो एलोकेशंस होती हैं फाइनेंसिंग की, इसके अलावा फिर आपके चैरिटीज़ आती हैं, डोनेशंस में ये सारी चीज़ें, इसके अलावा इम्पैक्ट फंड क्रिएट होता है जो कैपिटल मार्केट के लिए खास ये हमारे वाले ये मंजन मुंह से निकल गया, ये बात प्रोपोगेट करते हैं कि पाकिस्तान फिलैंथ्रोपी के अंदर दुनिया में नंबर 1 है। नंबर 1 है तो पाकिस्तान फिर पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर इतना लोग क्यों? मेरा सवाल मासूमाना। बहुत अच्छी बात की। इतने आदमियों को आप खाना खिलाते हैं, इतनी आप खैरात करते हैं, इतने सदकात करते हैं, तो फिर गुर्बत आपकी खत्म क्यों नहीं हो रही? आपका सवाल ये है। जी। और ये बड़ा बेसिक और फोकल सवाल है, बड़ा प्राइमरी सवाल है कि ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि हम वो किस तरह से फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, किस तरह से CSR कर रहे हैं। कहीं हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे कि हम देख रहे हैं कि
दुनिया में लीडिंग नेशन के तौर पे हम फिलैंथ्रोपी कर रहे होते हैं, जो आपने कहा, और ये सच है कि इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपी, कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी दोनों अगर मिला दिया जाए तो इट इज़ इन द हाईएस्ट इन रैंकिंग। लेकिन बात सारी है कि गुर्बत ख़त्म क्यों नहीं हो रही। फिर बात यही आती है घूम के कि शायद हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और हमारे रेवेन्यूज़ कम हैं। इसका जो डिफरेंस है वो एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। इस डिफरेंस को कवर करने के लिए हमें चाहिए कि हम किसी तरह इसको फ्रेमवर्क बनाएं, प्लानिंग करें, और शायद कहीं पर प्लानिंग की मिसिंग है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ रहा है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपकी जानिब से आ गया। मैं एक दफ़ा फिर से, मुझे पेशकार ने भी कहा है, ज़रा मैं टॉपिक को ज़रा आपके साथ डिस्कस भी कर लूँ मुख्तसरन। जो अंडरस्टैंडिंग है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर रेकोडिक वाकई में इस साइज़ की है, जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मुझे है, अगर इन एक्चुअलिटी व्हाट दे से is about, let's say roughly they say in hundreds of billions of dollars, then I have heard that you can pledge this also to get rid of your national loans or debt. जहाँ तक प्लेज की बात की आपने, तो प्लेज पे काम हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि प्लेज पे काम नहीं हो रहा। ये जो कुछ बातें हो रही हैं सऊदी अरब के साथ या और भी दूसरी कंपनीज के साथ बात हो रही है, वेरी सीरियसली इसको लिया जा रहा है इसी बात पे कि जहाँ एक तरफ इसके प्रॉफिट मोटिव को देखा जा रहा है तो वहाँ पे इसको प्लेस करने के बाद इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है। वो ये आ रहा है कि प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट का थोड़ा सा एक जो मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये मामला। ये सॉल्व हो जाएगा, इसको भी कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ना, एक चीज़ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा और एक चीज़ है फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा। इन दोनों के हिस्से दोनों एक बड़ा मेजर शेयर मांग रहे हैं, और इस मेजर शेयर में जो आकर आपके साथ प्लेज करना चाहता है उसका भी एक बहुत बड़ा एलिफेंट शेयर होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ आप देखें जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसमें हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करनी चाहिए। देखिए, प्लेज एक अलग चीज़ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़, हम इसको मिक्स नहीं कर सकते। ये अमलगमेशन नहीं है, किसी तरह भी अमलगमेशन नहीं। तो अगर आप प्लेज करना चाहते हैं तो प्लेज में आपको वन टाइम बेनिफिट लेना होगा, और अगर आप समझते हैं कि आप वन टाइम बेनिफिट लेकर अपनी पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं, अपने कर्जों को उतार सकते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। एक बार हमको इस कौम को इस तरह सामने लेकर ज़रूर आना होगा जिसके पास एक पैसा भी सूद का देने का ना हो, एक पैसा भी कर्ज का देने का ना हो, और हम अपने पैरों पे खड़े हो और कहें आज हमने अपना कर्ज उतार दिया, इसको प्लेज करके अब हम दूसरी स्टेप क्या करें कि हम कुछ इस तरह मेहनत करें जिसमें हम भूल जाएं कि हम बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करेंगे, या हम, मैं कहना नहीं चाहता, या हम काम करने की नीयत नहीं रखते, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, उन नेशंस की तरफ देखना होगा जिनको बार बार मिसाल देते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी का जो मेजर है वो ये है कि जितनी ज़्यादा हम छुट्टियां देंगे आवाम खुश होगी। अब ईद के ऊपर जब हफ्ता डेढ़ बंद रहेगा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो हम इसको बड़ी, जिसे कहते हैं कि बड़े फ़ख्र से बयान करेंगे कि जनाब हमने जो है वो पूरे डेढ़ हफ्ते की छुट्टी दे दी, आप पर एहसान किया। क्या बात कर रहे हैं, हमारे नेशनल एटीट्यूड ये है इसकी तरफ। देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है। अली, आप मुझे ज़्यादा देर में एक लाइन बोलना चाहूँगा सिर्फ आपसे कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसकी सिर्फ कॉज ये नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। उसकी मेन कॉज यही है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना टेक्नोलॉजी ला पा रहे हैं, ना वक्त निकाल पा रहे हैं, ना उसको मैन्युफैक्चरिंग की उन कैपेसिटीज़ को, पोटेंशियल्स को यूज़ कर पा रहे हैं जो हमें यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा मैं इस मुतालिक भी बात करना चाहूँगा कि ये जो, क्योंकि रमज़ान अब आपको पता है मुबारक महीना है, लेकिन इसमें क्या है, कंजम्पशन पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स भी नए आते हैं। ये काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी अरसे से इन चीज़ों पर ध्यान रखे हुए हैं। मैंने देखा पावर टैरिफ पे भी इन्होंने सबसे पहले रेज़ किया था इशू को, फिर गैस टैरिफ पे भी इन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया था इशू को, फिर उसके अलावा जब रैम्पेंट इन्फ्लेशन फर्स्ट टाइम आई थी इन्होंने रेज़ किया था इशू को। इसके अलावा वक्तन बैंकारी के अंदर भी जो सप्लाई ऑफ मनी और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उसके ऊपर भी ये बात करते रहते हैं, जो मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है। और मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन ये है कि नंबर वन, ये रमज़ान के महीने में हमने देखा कि कंजम्पशन पैटर्न्स ऊपर गए, लोगों ने बाइंग तो की, लेकिन परचेजिंग पावर बहुत कम हो चुकी पाकिस्तान में। उसका एक रीज़न बैंकिंग पॉलिसी भी है। अब मैं पूरी बैंकिंग पॉलिसी लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मल्टीपल चीज़ें मौजूद हैं। और एक रीज़न उसका ये भी है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। मैं चाहूँगा एक कम्प्रिहेंसिव सा आप सोल्यूशन बेस्ड आंसर दें कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू एंश्योर हायर लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन और मैनेज्ड इन्फ्लेशन एंड इंक्रीजिंग द पावर परचेज और परचेजिंग पावर ऑफ द कॉमन मैन। जी,
देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात आपने कर दी कि आपने इक्विलिब्रियम की बात कर दी। ये टोटल बातें जो आपने की ना, ये हमारी इकोनॉमिक की ज़बान में इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। बात सारी है कि परचेजिंग पावर इंसान का स्ट्रांग हो, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन कम हो। ये सारी चीज़ें तभी कंट्रोल होती हैं जब हम अपने उन एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं जिस एस्पेक्ट्स को हम कहते हैं ये हमारा फ्रेमवर्क है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे टारगेट है। हमारे पास एक चीज़ बड़ी मिसिंग है जिसकी वजह से हम आपको टोटल सोल्यूशन पे बात कर ही नहीं सकते। वो ये है कि हमने कभी अपना टारगेट नहीं बनाया कि आइंदा साल हमने क्या करना है, इसके बाद हमने क्या करना है, 2030 में हमारा क्या टारगेट है, हमें क्या अचीव करना है। अभी आप बात कर रहे थे मेरे साथ इकोनॉमिक कंडीशंस की, उनकी प्रॉस्पेरिटीज़ की, उनके फ्रेमवर्क की, उनकी प्लानिंग की। किसी मुल्क की एजुकेशन पे आगे जा रहा है, कोई हेल्थ पे जा रहा है, कोई किसी तरह। तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं उल्टा ये कि आप मुझे बताइए कि हमारा मुल्क किस चीज़ में आगे जा रहा है, हमने क्या प्लानिंग की है, हमारा क्या टारगेट है। क्या ये टारगेट है हमारा कि हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाएंगे, और बनाएंगे की बातें करते करते हमने 2 साल गुजार दिए और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पे काम नहीं हुआ, और हम $30 बिलियन की जो एक्सपोर्ट के टारगेट्स हैं उनको। यार ये क्या बात है, हम $30 बिलियन के एक्सपोर्ट के टारगेट्स अभी भी अचीव करेंगे जबकि हमने पिछले दिनों में $33 बिलियन अचीव किया हुआ है। हमें तो $60 बिलियन पे जाना है, हमें $70 बिलियन पे जाना है। ये सारा कुछ करने के लिए कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग ये है कि हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है, और जब फ्रेमवर्क नहीं है तो हमारे पास फ्यूचर टारगेट्स नहीं। सबसे पहले बैठ के जितने लोग हैं वो बैठ के दिमाग लड़ाएं कि हमारा टारगेट क्या है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है और आगे जाना है। तो ये सारे मसाइल का हल ऑटोमेटिकली हमारे पास मौजूद होगा और हम ये सारे चीज़ें अचीव कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमारी गुफ्तगू आज शुरू हुई थी वो थी एक्सपेंडिचर से। जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि हमें ऑस्टेरिटी, सिंप्लिसिटी जिसकी बात हम हमेशा करते हैं वो अपनानी है, और बहुत ज़रूरी अपनानी है। गुज़िश्ता कल से अपनानी है, आइंदा आने वाली कल में नहीं अपनानी है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी। कर्ज पे कर्ज चढ़ता चला जाएगा, सूद पे सूद हम देते रहेंगे, और एक आदमी, आम आदमी बिजली के बिल को दे दे के मरता रहेगा, गैस के प्रॉब्लम्स में रहेगा, इन्फ्लेशन कमती बढ़ती होता रहेगा। और ये सारी चीज़ें, और एक पूरी लिस्ट है ये जिन पे बात की जा सकती है। लेकिन बात सारी है कि हम अगर अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर लें, ये घर की मिसाल ले लें, भाई अखराजात कम कर ले बाप कहता है, तो ऑटोमेटिकली हम अपने कमाई के अंदर रह सकेंगे। हम कमाई से बाहर निकल गए। फिस्कल डेफिसिट ने हमको बिल्कुल चीर फाड़ कर बिल्कुल हमें जो है ना उस गार के अंदर दफन कर दिया कि जिसमें हम ये कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने अखराजात पूरा करने के लिए कर्ज लेना है, हर पड़ोसी से कर्ज लेना है। कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है, हमें कर्ज से बचना चाहिए, और जितना अच्छा हो सके हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो, मेहनत करें और आगे बढ़ें। ये ऐसे अहम नुकात हैं नाजरीन जिनके ऊपर बात करना बार बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जनाब अतीकुर रहमान साहब ने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली सोल्यूशन पे डिस्कस किया। लेकिन मैं जैसे आपको बताऊं कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, और सोशो इकोनॉमिक टारगेट जो इन्होंने बताया, मैं मुख्तसर आखिरी सवाल भी ही करूँगा, फिर इसी पे कंक्लूड करूँगा। कोई ऐसा मुल्क इस वक्त इकोनॉमिकली सक्सीड नहीं कर रहा जिसने अपने लिए कोई सोशो इकोनॉमिक टारगेट ना बनाया। उन्होंने एजुकेशन का बताया, कोई मुल्क हेल्थ में काम कर रहा है, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई पावर्टी एलिविएशन या पावर्टी इरेडिकेशन पे काम कर रहा है। पाकिस्तान को भी एक डिफाइंड एजेंडा देना पड़ेगा, एब्सोल्युटली फोकस क्रिएट करना। एब्सोल्युटली। तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब अतीकुर रहमान साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।